नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। किसी काम के सिलसिले में बहुत बिजी था, तो अब से रोज वीडियो आया करेंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये बात है तब की, जब मम्मी पापा की शादी होकर सिर्फ 2 वर्ष हुए थे, और उस वक्त मेरी मम्मी की गोद में सिर्फ मेरा भाई ही 1 वर्ष का था, और पापा को जॉब से पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। उस वक्त किसी की 2000 तनख्वाह भी बड़ी रकम मानी जाती थी। नए शहर, नई जगह, नया घर और नई पोस्टिंग। पापा ने अपनी कंपनी के नज़दीकी किराए का मकान ले लिया था। उस वक्त बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं होते थे, सिर्फ पक्के मकान हुआ करते थे। उनकी कंपनी मुंबई की वसाई गांव में थी। उसी के नज़दीक चलकर 3 मिनट की दूरी पर वो मकान था, और उस मकान के पीछे एक बावड़ी थी। वसाई में उस वक्त म्युनिसिपालिटी पानी नहीं आता था। सब लोग बावड़ी के पानी इस्तेमाल करते थे। उस मकान के आसपास या ऊपर कोई मकान नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मकान बने थे, और प्रत्येक मकान के लिए अलग अलग बावड़ी थी। बाहर रास्ते में बिजली का भी प्रबंध नहीं था। वो मकान किसी ब्रोकर ने दिलवाया था। इस तरह नया मकान और नए घर में वो तीनों आगरा से ट्रांसफ़र होकर आ गए। मम्मी पापा को मकान तो बहुत पसंद आया, क्योंकि पापा की कंपनी के नज़दीक था। उस मकान की हालत देखकर लगता था मानो कई ज़माने से वहाँ कोई रहा ही ना हो। मम्मी पापा ने मिलकर मकान के चारों कमरे और आगे पीछे आंगन झाड़ू पोछा कर अच्छी तरह से चमका दिया, और उस बावड़ी पर जो जाली और ताला लगा था उसे भी हटाया। फिर मम्मी ने सभी कमरे अच्छी तरह से साफ कर धो डाले। उसके बाद नहा धोकर आंगन में लगी तुलसी को जल चढ़ाया, रंगोली डाली, धूप अगरबत्ती और दिए जलाए, और शाम का खाना बनाया। फिर भैया को दूध पिलाकर पलंग पर सुला दिया, और खाना खाकर दोनों भी सो गए। दिन भर की मेहनत से दोनों थक कर चूर थे, इसलिए लेटते ही फटाफट उन्हें नींद आ गई। रात के 1:30-2 बजे होंगे जब किसी ने मम्मी पापा का नाम पुकारकर दरवाजा बजाया। मम्मी पापा तो गहरी नींद में थे। उन्हें लगा सपने में कोई घर का बंदा उनका नाम लेकर दरवाजा बजा रहा है। उन्हें नींद में ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब भी सबके साथ आगरा वाले घर में हैं। दरवाजा बजता रहा और वो लोग सोते रहे। इसी तरह पहली रात बीती और सुबह हुई तो खुद को आगरा से बहुत दूर वसाई मुंबई के मकान में पाया। तब उन्हें याद आया कि रात को किसी ने उनका नाम पुकारा, दरवाजा पीटा था। अब दोनों को यही सवाल सता रहा था कि यहाँ पर आए हुए 1 दिन ही बीते हैं, और यहाँ के लोग तो हमारी भाषा या हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं। फिर नाम लेकर किसने पुकारा होगा? वैसे भी उनको मुंबई की मराठी भाषा तो बोलना समझना आता ही नहीं था। चिंता और हल्का सा डर के साथ मम्मी ने नहा धोकर नाश्ता बनाया, और पापा ने नहाकर नाश्ता किया और काम पर चले गए। मम्मी ने कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा आदि निपटाकर भैया को दूध पिलाकर सुला दिया। फिर दोपहर का खाना बनाने लगी। लंच में दोपहर के 1 बजे पापा घर आए। उन्होंने साथ साथ खाना खाया। फिर थोड़ी देर आराम करने गए तो पापा की नज़र पलंग पर पड़ी। अरे बाबू किधर है? मम्मी से पूछा। मैं तो उसे दूध पिलाकर सुला गई थी। फिर क्या इतने ऊंचे पलंग से क्या वो अपने आप उतर गया क्या? वो दोनों परेशान हो गए। पूरा घर छान मारा, लेकिन भैया कहीं नहीं थे। दोनों ने घर के आंगन में देखा, वहाँ भी नहीं था। फिर पीछे की तरफ गए तो देखा भैया सरकते सरकते उस बावड़ी के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। दोनों चीखते हुए भैया के पास गए और उन्होंने गोद में उठाकर घर के अंदर ले आए और मकान का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों हैरान थे। इतनी ऊंचाई पर बने पलंग से उतरकर
1 वर्ष का बच्चा कैसे कुएं की दीवार पर चढ़ सकता है। दोनों इस बात से काफी घबरा गए थे। उसके बाद मम्मी जब भी अकेली होती तब मकान के दोनों दरवाजे बंद रखती। एक तो मम्मी पापा को वहाँ के लोगों की मराठी भाषा भी समझ नहीं आती थी, जो अड़ोस पड़ोस में जाकर उनसे कुछ बात करते। पापा दोबारा काम पर जाकर शाम के 6 बजे लौटे। तब तक मम्मी ने सब काम निपटाकर मार्केट से चिकन ले आई। बहुत दिनों से पापा का दिल था चिकन खाने का। मम्मी भैया को गोद में उठाकर साथ ले गई थी। मकान पूरी तरह से साफ था, लेकिन जब वापस आई तो घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। भैया के खिलौने भी इस तरह से बिखरे पड़े थे जैसे किसी बच्चे ने उनके साथ खेला हो। मम्मी ये देखकर बहुत परेशान हो गई। जब 6 बजे पापा घर आए तो मम्मी ने सब बताया। फिर दोनों ने दोबारा से सफाई करी। मम्मी ने रात का खाना बनाया, भैया को दूध पिलाकर सुला दिया। फिर दोनों ने खाया। चिकन काफी सारा बच गया था तो छोटी हांडी में डालकर रख दिया। कुछ देर बातचीत करके दोनों सो गए। रात के करीब 2 बजे उनकी नींद टूटी क्योंकि रसोई में कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। मम्मी ने पापा को जगाया। पापा ने कहा, अरे बिल्ली होगी, चलो सो जाओ। लेकिन घर के सभी खिड़की दरवाजे तो बंद है, फिर बिल्ली कहाँ से आ गई। मम्मी के ऐसे कहने पर पापा ने उठकर बत्ती जलाई और रसोई में गए तो उनकी चीख निकल गई। मम्मी भी दौड़कर वहाँ गई तो देखा मेरा भैया वहाँ बैठा चिकन खा रहा था। उनके खाने की स्पीड देखकर लग रहा था कई वर्षों से भूखा है। अरे लेकिन 1 वर्ष का बच्चा इस तरह से कैसे इतने ऊंचे पलंग से उतरकर बिना दांत के इतना तीखा चिकन, सख्त चिकन इस तरह कैसे खा सकता है। मम्मी बोली, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा सब तो कभी नहीं देखा या ना सुना। पहली दोपहरी को ऐसा हुआ, अब रात को ये सब होना कोई साधारण बात नहीं है। मम्मी ने अब की भैया को पलंग की वजह अपने साथ बिस्तर पर सुलाया और कमरे की बत्ती चालू रखकर ही सो गए। सुबह चाय नाश्ता के बाद पापा फैक्ट्री चले गए। सारा काम निपटाकर मम्मी ने भैया को गोद में उठाया और मकान में ताला लगाकर पड़ोस के मकान की तरफ गए। उनका दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने 9 वार की साड़ी पहनी थी। वो गांव की स्थानीय औरत थी, इसलिए उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी और मम्मी मराठी नहीं समझती थी। तो मम्मी ने इशारे से बताया कि हम उस मकान में रहने आए हैं। लेकिन उस मकान की तरफ डर से देखते हुए उसने मराठी में कुछ कहा जो मम्मी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस औरत ने फटाफट दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तो मम्मी को अड़ोस पड़ोस में बात करना फिजूल लगने लगा, क्योंकि मम्मी की भाषा किसी को भी नहीं आती थी। इसलिए मम्मी फिर से घर आ गई। लेकिन उस बूढ़ी की आंखों में जो डर देखा था वही बहुत कुछ समझा गया कि हो ना हो इस मकान में कुछ तो है। फिर मम्मी ने भैया को पलंग में डालकर खाना बनाने लगी। जब पापा दोपहर को घर आए तो मम्मी ने पड़ोसन के बारे में बताकर कह सुनाया, आप जल्दी से जल्दी कोई दूसरा मकान देख लो, यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। पापा ने बताया कि उन्होंने भी फैक्ट्री के सुपरवाइजर से दूसरे मकान के लिए कहा है और वो 2 दिन में पता लगाकर बताने वाला है। मम्मी भगवान से मनाने लगी कि वो लोग इस घर से सुखी रूप निकल जाएं। उस रात मम्मी पापा ने खाना खाया। भैया को पहले ही दूध पिलाकर सुला दिया था। फिर चोखा बर्तन करने के बाद मम्मी पापा भी सो गए। रात के करीब 3 बजे मकान की पिछली खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा। आवाज़ इतनी जोरदार थी कि मम्मी पापा की नींद खुल गई। पापा मम्मी उठकर खिड़की के पास गए होंगे, तब तक एक और पत्थर खिड़की पर पड़ा। पापा ने खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र बावड़ी की दीवार पर पड़ी तो डर से कांप गई। मम्मी ने जब देखा तो उनकी चीख निकल गई। बावड़ी की दीवार पर 5 काले साए बैठे मम्मी पापा को घूर रहे थे। 3 बच्चे के साए और एक औरत और एक आदमी का साया था। कुछ देर तक वो काले साए बैठे घूरते रहे। फिर उन्होंने बावड़ी में छलांग लगा दी। उनके छलांग लगाते ही जोरदार छपाक की आवाज़ हुई। ये देख मम्मी की चीख निकल गई। पापा ने दरवाज़ा खोलकर
बावड़ी के पास दौड़ लगाकर गए, लेकिन बावड़ी में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। अब तो मम्मी पापा को पूरा यकीन हो गया था कि इस घर और बावड़ी में कुछ न कुछ तो पक्का है और उनकी जान को खतरा है। अगर जल्दी ही घर से नहीं निकले तो ना जाने कैसा अनर्थ हो जाएगा। उस रात के बाद तो डर और खौफ का सिलसिला ही चल पड़ा। रोज दरवाजे पर पत्थर पड़ते तो कभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी जाती, वो भी रात के 1 से 3 बजे के बीच, जब सारी दुनिया चैन की नींद में सो जाती। तब हमारे घर में कोहराम मच जाता था। वो काले साए ही सारी त्रासदानियों की जड़ थे। रोज रात की नींद खराब होना और दिन भर आराम न मिलने की वजह से मम्मी पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हम बच्चे तो छोटे थे, लेकिन हमें भी उन सायों को देखकर बहुत डर लगता और हम रात में अचानक जगकर जोर जोर से रोने लगते। हमारा खुशहाल परिवार दिन पर दिन बदहाल परिवार बनते जा रहा था। हम सब बड़े छोटे डर के माहौल में जी रहे थे। एक रात 3 बजे खिड़की पर बड़े बड़े लात पड़ने से हम सब घबराकर उठ गए। देखा तो घबराहट के मारे हम सब जोर जोर से चीखने लगे, क्योंकि बंद खिड़की खुली हुई थी और खुली खिड़की में लाल लाल अंगार जैसी दहकती धधकती 8 बड़ी बड़ी खूंखार आग हमें बड़ी नफरत से खा जाने जैसे घूर रही थी। उस रात तो जैसे तैसे हमने डर के साए में जागते हुए काट दी। उसके बाद तो दरवाजे को तोड़ने जैसी जोरदार आवाज होती और हम सबके नाम एक साथ 4-5 आवाजों में बहुत भयानक तरीके से पुकारे जाते और सुनाई देता, तुम सब मरने वाले हो, तुम मौत के पास खुद आ गए हो, हा हा हा। मम्मी पापा हम बच्चों को अपने सीने से लगाकर चीखते हुए घर से बाहर भागे। हम चारों घर से बाहर निकल गए तो घर में सब सामान, बर्तन, कपड़े, कुर्सियां, टेबल की जोरदार उठक पटक शुरू हो गई। घर के अंदर से अजीब सी भयानक खूंखार सुनाई देने लगी, जैसे कोई खौफनाक खूंखार जानवर बहुत गुस्से में गुर्राता है। मम्मी पापा हम नन्हे मुन्ने को गोद में उठाकर भागते भागते 10 मीटर दूर पड़ोस के नजदीक के मकान तक पहुंचे। हाँफते हाँफते पसीने से लथपथ हम पड़ोसी मकान के दरवाजे तक पहुंचे। उसके मकान के दरवाजे को धड़ाक धड़ाक पीटने लगे और बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। बहुत गहरी नींद में वो लोग सो रहे थे। काफी देर बाद उनके घर की लाइट जली और अंदर से आवाज आई, कौन है? पापा ने पुकार कर कहा, भैया हम आपके पड़ोस वाले मकान में आए हैं, कृपया दरवाजा खोलकर हमारी सहायता कीजिए। अंदर से ही उन्होंने पूछा, कौन सा मकान और क्या काम है बताइए। मम्मी रोती हुई चीखती हुई बोली, भैया मेहरबानी करके दरवाजा तो खोलिए, हम सब बताते हैं। अंदर से फिर आवाज आई, ओह अच्छा लगता है आप लोग मकान नंबर 113 में रहने आए हैं। आपकी घबराहट से सब समझ आ गया, क्योंकि आपसे पहले भी जितने लोग उस मकान 113 में आए उनका यही हाल हुआ है। पड़ोसी ने बिना दरवाजा खोले ही मम्मी पापा से कह दिया, हमें माफ़ करें, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। पहले एक बार किसी की सहायता करने की सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं अपने पागल हो चुके इकलौते बेटों को लेकर। बहुत साल पहले ऐसा ही किसी की मदद करने गए, तब उन भूत लोगों ने हमारे इकलौते बेटों को ही छीन लिया और उसने पागलपन की हालत में ही अपने दिमाग पर काबू खो बैठा और उसने अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। इतनी बात सुन के ही वो लोग थोड़ी सी पास के मकान के पास बैठ गए और पूरी रात गुजार दी। सुबह होते ही उन्होंने अपना मकान बदल दिया और कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रानी पसीना पसीना हो रही थी। उसकी आगे की सीट पर
दो धुंधले साए बैठे हैं जो जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी दोनों साए एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रानी चिल्लाती हुई उठ बैठी। इतना डरावना सपना देखकर रानी की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकालकर पिया और माथे पर आए पसीने को साफ किया। ये डरावना सपना उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कभी उसे ऐसे सपने नहीं आते थे। वो अभी ये सब सोची रही होती है कि तभी उसकी सहेली मानसी भी वहां आ जाती है। तो उठ गई महारानी इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। पर जब रानी कोई जवाब नहीं देती तो मानसी उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, फिर से वही डरावना सपना देख लिया क्या? जिस पर रानी फिर गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मानसी कहती है कि मैं तो तुझे कब से बोल रही हूँ कि चलकर किसी पुजारी या पीर को दिखा देते हैं। जिस पर रानी कोई जवाब न देकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मानसी खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है। मैं पता नहीं यहाँ सलाह देने आती ही क्यों हूँ। इस बात पर रानी अंदर से बोलती है, मोटी अगर अब कुछ बोली तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर मानसी भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। रानी और मानसी दोनों ही यूपी की रहने वाली हैं और बचपन की सहेलियां हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई जॉब करने आई हैं। दोनों साथ ही रहती हैं और जॉब भी एक ही ऑफिस में करती हैं। रानी जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से रानी को रुकना पड़ता है। मानसी भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी पर रानी ने उसे ये कहकर भेज दिया कि उसे ज्यादा समय लगेगा। अब रानी ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। अंकित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज, ये कार है, कोई हवाई जहाज नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए कहता है, कूल डाउन स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितनी डरती हो यार। वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। इस पर अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुन सपना भी मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफर तय करने लगते हैं। इधर रानी को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग खत्म हो गया था और वो बहुत थक भी गई थी। तो उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है कल ही आकर करूंगी, और वो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अभी वो अपनी कार से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी कार खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होती। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। अब रात के 12:30 बजे थे। तभी उसे सामने से एक कार अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है। अंकित, सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो? वो कोई चोर लुटेरे की गैंग की मेंबर भी हो सकती है या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे क्या? कैसे भूत जैसे सफेद सफेद पहन रखे हैं। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। जिसे सुन सपना जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अंकित, अब तक तो तुम मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद ही हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है। चलो
अब उसको चल के हेल्प के लिए पूछते हैं। अंकित बेमन से गाड़ी रानी के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रानी ही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकते देख रानी को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी का विंडो नीचे होता है जिसमें सपना रहती है। वो रानी से पूछती है, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? क्या हम आपको कहीं छोड़ दें? ये सुनकर तो रानी को लगा मानो उसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई। रानी को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गया था, पर किसी ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं। इस पर सपना ही ये खामोशी तोड़ती हुई कहती है, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? इस पर रानी कहती है कि मेरा नाम रानी है और मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रुकना पड़ गया और रास्ते में ये कार भी खराब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मेरी मदद की, वरना पता नहीं और कब तक ऐसा ही खड़ा रहना पड़ता। थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। तभी इतनी देर से उनकी बात सुनकर अंकित बीच में ही तपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या जरूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की जरूरत है। तभी उसकी बात सुनकर सपना हंसने लगती है और कहती है कि समझ गया था, और क्या समझ गए थे वो भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाता हुआ कहता है, वो तो मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, और इतना बोलकर सपना हंसने लगती है। इतनी देर से उनकी बात सुन रही रानी पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? इस पर सपना कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों हंस रही हूँ तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगी। इस पर रानी कहती है, तो फिर बताओ क्यों हंस रही हो? इस पर वो उसे अंकित की कही सारी बात बता देती है कि किस तरह से अंकित उसे चुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था, जिसे सुनकर रानी भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ लगता है, तभी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं सबको सफेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। और वो सपना वापस से हंसने लगती है। जिस पर अंकित चिढ़ता हुआ कहता है, ठीक है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी रानी और सपना अपना मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती हैं। जब थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकती है तब रानी कहती है, वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग करते क्या हैं? इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। तो सुनो, मेरा नाम सपना है और ये मेरा पति अंकित है। हम लोग अभी न्यू मैरिड कपल हैं। सिर्फ 1.5 साल हुए हैं हमारी शादी को। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करके आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात काम करने की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन है और मैं एक हाउसवाइफ। पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइन भी लिखने लगती हूँ। वो तो आप लिखती ही हैं। इस समय कुछ लिख रही हैं कि नहीं आप? जिस पर सपना कहती है कि हाँ लिख रही हूँ, एक हॉरर स्टोरी, पर अभी वो पूरी नहीं हुई है। इस पर रानी कहती है कि क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएंगी? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो क्या है ना, लंबा सफर है तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है कि अरे नहीं, तुम कहाँ रात में ये सब कहानियाँ सुनाने बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रानी कहती है कि तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी ही सुना दो। तो सपना मना करने लगती है। जिस पर अंकित कहता है, अरे सुना दो ना, जब वो इतना बोल ही रही है तो। तुम भी डर गई क्या चुड़ैलों से? और हंसने लगता है। उसके साथ ही रानी भी हंसने लगती है। जिस पर सपना कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिम्मी
दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा किया और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद सिमी ने घर संभालना ही ज्यादा जरूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी कि तुमने इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से ये जॉब पाई है, क्या तुम सच में जॉब छोड़ना चाहती हो? इस पर सिमी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए मेरा घर परिवार से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। और इस तरह सिमी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गए। एक दिन सिमी को न जाने क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगती है। जब शाम को अमन घर आता है तो सिमी उसे ये खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुनकर अमन बहुत खुश हो जाता है और सिमी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। जिस पर सिमी घबराती हुई कहती है, बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिस पर अमन उसे नीचे उतार देता है और उसके माथे को चूम लेता है। अब अमन सिमी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता, उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिमी कुछ करने भी जाती तो अमन उसे डांट कर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब सिमी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रही। आखिर वो मनहूस काली रात आ ही गई जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। अमन और सिमी एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ खाना पीना खाकर वापस घर के लिए निकलते हैं। उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों हंसते बोलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अमन को पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी संभालने की, पर फिर भी संभाल नहीं पाता और उनकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अमन ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से ज्यादा घायल होता है। सिमी उसकी हालत देखकर किसी तरह खुद को संभालती हुई वापस सड़क तक जाने की कोशिश करती है, जबकि वो भी बहुत बुरी तरह से घायल होती है। पर फिर भी वो सड़क तक पहुंच जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती नजर आई। सिमी उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद से कि शायद ये गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक देगा, और वो हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा करती है। पर आशा के विपरीत वो गाड़ी बुरी तरह से सिमी को टक्कर मारकर निकल जाती है, जिसमें सिमी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो किसी तरह खुद को घसीटती हुई वापस गाड़ी तक अमन के पास जाती है, जहां अमन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। सिमी जाकर उसका हाथ थामती है और वहीं दोनों अपनी आखिरी सांस लेते हैं। बस इतनी ही लिखी है मैंने, आगे लिखना है। जिस पर अंकित कहता है, वाह क्या कहानी लिखी है, और वो हंसने लगता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सपना ने नोटिस किया था, कहानी सुनने के बाद से ही रानी बहुत शांत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानी की आंखों में आंसू थे। इस पर सपना उससे कहती है कि क्या हुआ रानी, जिस पर रानी कोई जवाब नहीं देती। इस पर अंकित कहता है, अरे रानी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस पर सपना भी कहती है, हाँ रानी ज्यादा सीरियस मत लो, ये तो सिर्फ एक कहानी है। इस पर रानी कहती है कि आपने आगे की कहानी क्यों नहीं लिखी। जिस पर सपना कहती है कि अभी टाइम ही नहीं मिला। इस पर रानी कहती है कि क्या मैं सुनाऊं आगे की कहानी। इस पर सपना कहती है कि क्या तुम सुनाओगी आगे की कहानी। जिस पर रानी हाँ बोलती है तो अंकित कहता है, ठीक है फिर सुनाओ, जरा हम भी तो सुने आगे की कहानी में क्या होता है। और दोनों हंसने लगते हैं, पर रानी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। रानी कहानी बताना चालू कर देती है। सिमी का शरीर तो उसकी मौत के बाद खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली
और वो उसी हाईवे पर भटकने लगी, क्योंकि मौत के बाद उसे पता चल गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, और ये किसने किया था उसका भी सिमी को पता चल गया था, और अब वो वहीं उनका इंतजार करने लगती है। ये सब सुन के अब सपना और अंकित के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रानी को देखने लगते हैं, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बोलना चालू रखती है। और आखिर सिमी का इंतजार खत्म हुआ और वो लोग उसी रास्ते फिर आए जिसका सिमी को इंतजार था। सिमी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उन दोनों ने उसे लिफ्ट दे भी दी। ये सब सुनकर सपना और अंकित को लगता है कि ये कहानी तो उनसे मिल रही है। इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोचते, रानी कहती है कि गाड़ी में बैठे लोगों को अब लगने लगता है कि ये कहानी तो उनकी मिलती जुलती लग रही है। ये सुनकर तो सपना और अंकित के होश ही उड़ जाते हैं और वो 1 महीने पहले हुई घटना को याद करने लगते हैं। सिमी, अमन, सपना और अंकित चारों ही कॉलेज फ्रेंड थे। चारों की आपसी में बहुत जमती थी। आगे चलकर सपना और अंकित अमन ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद इन लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमन और अंकित दोनों ने साथ में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जहां अमन काम करने में बहुत ही माहिर और मेहनती था, वहीं अंकित काम में शॉर्टकट तरीके ढूंढता है। इसी वजह से अमन बहुत ज्यादा ही अंकित से आगे निकल गया और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पर अंकित को ये बात नागवारा गुजरी और वो अमन से मन ही मन जलने लगा, या यूं कह लो उससे नफरत ही करने लगा। अमन दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था और अंकित वहीं का वहीं रह गया था, जिसकी वजह से उसे शराब की लत भी लग गई थी। सपना समझ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है, पर उसे समझाने की वजह उसने अंकित को और भड़काना चालू कर दिया। इधर अमन और सिमी इन सब से बेखबर वीकेंड पर अंकित और सपना से मिलते और साथ में टाइम बिताते, पर उन्हें ये पता नहीं था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझते थे, पर अब वो उनके दोस्त न होकर वो आस्तीन के सांप बन गए थे, जो उन्हें कभी भी डस सकते थे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने सिमी और अमन की पूरी हस्ती ही मिटा दी। दरअसल उस दिन सपना का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उस दिन भी सिमी और अमन अंकित के घर गए और सबने मिलकर सपना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बात से बेखबर कि सपना और अंकित के दिमाग में कौन सी घिनौनी चाल चल रही थी। दरअसल अंकित और सपना ने मिलकर अमन और सिमी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था और उसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली थी। अंकित का ऐसा मानना था कि अगर वो अमन और सिमी को रास्ते से हटा दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी इसी घटिया सोच ने 2 मासूमों को बेमौत मार दिया। हुआ यूं कि जब अमन, सिमी और सपना बात कर रहे थे, तब अंकित ने उसे इशारा किया, उनको बातों में उलझा के रखने के लिए कहा और खुद पार्किंग में जाकर अमन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और वापस आकर सबको ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद ही अमन और सिमी घर के लिए निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अंकित और सपना भी उनके पीछे आ गए थे और जब उन्होंने सिमी को दूसरों से मदद मांगते देखा तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, और जब उन्होंने देखा कि सिमी और अमन दोनों ने ही दम तोड़ दिया है तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। ये सब याद करते हुए सपना और अंकित के पसीने छूट गए थे। तभी पीछे बैठी रानी बोलती है, क्या हुआ सपना जी, आगे की कहानी याद आ गई क्या? और वो जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर अंकित और सपना पीछे मुड़ते हैं और किसी तरह हकलाते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? ये सुनकर रानी मुस्कुराने लगती है और कहती है, अभी भी नहीं पहचाना, और उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते उसका चेहरा और शरीर पर घाव के निशान उभरने लगते हैं, जिसमें से खून बह रहा होता है। उसका एक हाथ अपने पेट पर होता है, जहां से लगातार खून बह रहा होता है, और वो सिसक
रही होती है। तभी सपना की नज़र रानी के चेहरे पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो किसी तरह हकलाती हुई कहती है, सिमी सिमी तुम। जिस पर सिमी गर्दन झुकाई ही कहती है, क्या गलती थी हमारी, यही कि हमने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, तुम लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसका ये सिला दिया तुमने हमें। जो तुमने हमारे साथ किया उसके लिए तो हम तुम्हें एक बार के लिए माफ भी कर देते, पर मेरे इस आजन्म बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुमने दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अरे एक बार को भी तरस नहीं आया तुम लोगों को हम पर, हमारे इस बच्चे पर। ये बोलते हुए सिमी गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों से अंगार बरसने लगे। ये सब देखकर सपना और अंकित के होश ही उड़ गए और वो सिमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, जिस पर सिमी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब माफी नहीं सिर्फ सजा मिलेगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अंकित की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और खाई की तरफ जाने लगती है। अंकित बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। गाड़ी लगातार खाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। सपना और अंकित सिमी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते हैं पर सिमी कोई जवाब नहीं देती और अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती है और गाड़ी खाई में जा गिरती है और वहीं सपना और अंकित की मौत हो जाती है। सिमी की आंख खुलती है तो वो गाड़ी के अंदर होती है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो अभी कहाँ थी और उसकी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। वो अपनी गाड़ी चालू करती है और घर चली जाती है। अगले दिन जब वो और मानसी नाश्ता कर रहे होते हैं तब न्यूज पर बताते हैं कि कल गाड़ी अनकंट्रोल होने की वजह से एक और जोड़े की मौत हो गई। इस पर मानसी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता, जब इन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती तो ये लोग गाड़ी चलाते क्यों हैं। जिस पर रानी सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दरअसल हुआ यूं था कि सिमी और अमन के एक्सीडेंट के बाद रानी ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि रानी भी उस दिन उस रास्ते से गुजर रही थी। पर अफसोस उसे पहचानने में देर हो गई और वो अमन और सिमी को बचा नहीं पाई। उनकी नेक आत्माओं को देखकर ही सिमी ने उन्हें चुना अपने बदले के लिए और जब तक वो रानी के शरीर में रही तब तक उस दर्दनाक हादसे को याद करके तड़पती रही, जिसे रानी सपने के रूप में देखती रही। और अब उसका बदला पूरा हो गया तो उसने रानी को छोड़ दिया और उसकी सारी यादें मिटाकर खुद भी मुक्त हो अनंत आसमान की ओर चल पड़ी, जहां अमन बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। और अब रानी को वो डरावना सपना आना भी बंद हो गया और वो अब एक अच्छा जीवन जी रही थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।